मालदेव ये मारवाड़ का सबसे तगड़ा शासक था। जैसे ये राजा बनता अपने पिता गंगा सिंह की हत्या कर देता, कहा जाता है कि पितरंत गंगा सिंह को मार। तो इन्होंने क्या किया, जैसे राजा बना, राजा बनने के बाद में आसपास के जितने भी राज्य हुए उन सब पर आक्रमण किया और उन्हीं की श्रेणी में एक आ गया जैसलमेर। जैसलमेर का राजा था लोणगढ़। जब मालदेव ने जैसलमेर का आक्रमण किया तो जैसलमेर वाले सामंत ने सारे के सारों ने सोचा कि भाई इससे कहाँ लड़ा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सारों ने मिलकर एक सभ्यता बनी, एक मीटिंग बनाई और कहा कि इसको कुछ पैसे और कुछ एरिया देके वापस भेज देते। मालदेव क्या करता कि वहां से पैसे और एरिया लेके वापस चला जाता। फिर से जैसलमेर वाले एक मीटिंग बैठाते हैं, कमेटी बैठाते हैं और बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नंबर का डाकू था, छोड़ने वाला थोड़ी था। तो उन्होंने क्या एक रणनीति बनाई और कहा, लोणगढ़ जी की एक बेटी थी, उसका नाम था उमा देवी, जो बेहद सुंदर थी। नाम तो उमा ही था लेकिन दे अपने लगाते हैं राजस्थान के अंदर देवी के रूप में लगाया जाता है। यह बेहद सुंदर थी, जवान भी थी, इसके लिए एक वर की आवश्यकता थी। तो सभी ने कहा कि क्यों ना अपन उमा देवी का विवाह मालदेव से करवा दें, तो अपन सेफ भी रहेंगे और वो अपना पावना भी हो जाएगा। तो लोणगढ़ ने हाँ भर ली, ठीक है करवा दो। इधर से जैसलमेर वालों ने पत्र लिखा किसको, मालदेव को, कि भाई आपकी शादी हम लोणगढ़ की बेटी उमादेव से करवाना चाहते। मालदेव को पता था कि उमादेव बेहद सुंदर थी, तो मालदेव ने मना ही नहीं किया कि भाई आपका ध्यान करवाओ। जैसे ही शादी का प्रस्ताव आया, इधर से मालदेव अपनी बारात को चढ़ा के जोधपुर से रवाना हो गए जैसलमेर। जैसे जैसलमेर की तरफ बड़े सारे के सारे आगे आने के बाद में जब एक गीत गाया जाता जगह, जब भी बारात आती है सामने, तो उस समय महिलाएं जाती है, जो वर होता है उसको देखने के लिए। तो उस समय गीत गाया जाता जला गीत। कौन सा? जला गीत गाया जाता है। तो महिलाएं गई, देखने गई, वो देखी भाई बारात बड़ी बड़ी है। तो उमा देवी के मन में था कि मैं भी क्यों ना इस बारात को देखूं। तो जो पत्नी होती है, जो जिसकी शादी होती है, जो वो तो होती है, तो वो सामने जा नहीं सकती। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपन जैसलमेर के किले से देख लेंगे, सारा जैसलमेर दिख जाएगा वहां से। तो ये जैसे जैसलमेर किले की ओर जाती है, उस तरफ चढ़ने के ऊपर की तरफ जाती है, तो इसको आवाज आती है कमरे के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है। जब उसे पता चला कि लड़ कौन रहा है, तो उसने देखा कि अपनी मम्मी और पापा दोनों ही लड़ रहे हैं। उसने सुना लोणगढ़ अपनी पत्नी से कह रहा था कि आज जैसे मालदेव फेरों में आएगा मैं उसको सल्टा दूंगा। तो वो कह रहे थे कि ना जी, आप ऐसा क्यों करोगे, वो अपनी बेटी का स्वाद है और कोई अपनी बेटी के स्वाद को थोड़ी मारता है। वो कह रहे डील को डाकी है, कहीं को स्वाद वो गारंटी थोड़ी है। जो अपन पहले युद्ध कर अपना अतरंग लेके हो बनना युद्ध के लिए आपने इतनी चीजें लेके तो छोड़ो तो बनी मारो, अगर तू किन कहती तो पहले इतना सल्टाऊं। तो ये बेचारी वो बहुत डर गई। ये बात सुनी उमा देवी। अब अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर एक बात होती है कि अगर किसी भी महिला की सगाई हो जाए, किसी भी छोरी की अगर सगाई हो जाए, तो आदि पत्नी हो जाती है उसकी, और वो उसे अपना पति मानना शुरू कर देती है। उमा देवी ने सोचा रहे यार इधर बाप पर उधर अपना पति है। तो उमा देवी ने कहा कि मेरे लिए वो पति और पत्नी की एक धर्म होता है कि वो अपने पति की रक्षा करे। तो उमा देवी ने एक पत्र लिखा, उसमें कहा मालदेव को कि आज जब आप फेरों में हो तो थोड़ा सावधान होकर, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करने वाले हैं, आपको मारने वाले हैं। मालदेव के पास जैसे पत्र पहुंचा, मालदेव के जीवन में बिल्कुल ही गदगदा हो गया। वो जो लुगाई हो तो यार जिसकी अभी तक अपने साथ सगाई हुई है और वो अपनी जान बचाने की सोच रही है। तो मालदेव ने वापस लिखा थैंक यू, वैसे भी ये मारने वाले तो मेरे को थे नहीं, लेकिन तूने बता दिया तो अब अपन और थोड़ा ढंग से हो जाएगा। तो मालदेव ने जोधपुर वालों में से 2 बढ़िया बॉडीगार्ड छाटे, बिल्कुल यहाँ बॉडी बिल्डर जो जिम जाया करता बंद छाट बोले और भाई था दुनिया को एक ही काम है, जब मैं फेरा में जाऊं तो लोणगढ़ जी है मैंने पकड़ थाने बारे बिठाऊं भी मैं नहीं दे रहा। जैसे तोरण की सारी रस्में वगैरह हुई,
रस्म होने के बाद में मालदेव अकेला ही अंदर जाता है, तो लोणकरण देखता है चलो अब ये अकेले जा रहा, अपन भी जाते हैं। जैसे लोणकरण आगे की ओर जाने लगता है तो वो दोनों बॉडीगार्ड राठौड़ पकड़ देते हैं, कहाँ आओ ना यार, ले जी माँ के साथ ही बैठो, 2-4 पेग सेक लियो। लोणकरण बोलता है मेरे को कन्यादान करना है भाई, जाने दो, मेरा अंदर काम है बहुत सारे। अरे बोला कन्यादान तो कोई कर देगा, भाई कर देगा, काका कर देगा, कोई कर देगा जी, कन्यादान ही तो है भाई, कन्यादान ही करना होता है तो कोई कर देगा। लोणकरण को पता चल गया भाई बात तो लीक होगी, अब आप साइलेंट हो बैठे। जैसे मालदेव का वहां से विवाह हो जाता है और दूसरे दिन बारात वापस रवाना होती है जोधपुर की। मालदेव जोधपुर की ओर जाता है, तो उस समय क्या उमादेव, जब उनकी सुहागरात का टाइम आता है तो उमादेव सज धज रही थी, तैयार हो रही थी। तो उमादेव के पास संदेश भिजवाया गया कि जो मालदेव है, राव जी हैं, वो महलों में आ गए। तो उमादेव ने जो उस समय एक और बात देखी कि कोई भी राजकुमारी अगर विवाह करके जाती थी तो उसके साथ कोई ना कोई एक दासी जाया करती थी, और जो उमादेव के साथ गई, जो उसके बारे में उमादेव ने कहा कि इसको भेजो, तो उमादेव के साथ जाने वाली थी भारमली। अब भारमली की कहानी ये है कि भारमली के ना तो माँ का पिता था ना पिता का पता था। कहा जाता कि इसको कोई फेंका गया था और जो जनता ने था उसको उठा के ले जाकर राजा को दे दिया, और राजा ने इसको पाल पोस के बड़ा किया। ये उमादेव के साथ ही पली बड़ी, यानी काश सहेली थी उमादेव की भारमली। तो उमादेव ने कहा कि मेरे साथ भारमली को भेजो ताकि मेरा भी जी लगा रहे। जैसे उमादेव को साथ में भेजा गया भारमली के साथ, तो भारमली जाती है। उमादेव भारमली से बोलती कि यार तू एक काम कर, राव जी को बोलती कि रानी जी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे भारमली जाती है कहने के लिए, लेकिन मालदेव नशे के अंदर था। जब उमादेव को पता चलता है कि मालदेव ने भारमली के साथ ऐसा कुछ कर दिया तो उमादेव कहती है कि मैं ऐसे लिचड़ पति के साथ आज रहूंगा काल। उमादेव वहां से जोधपुर को छोड़ के चली जाती है, पास में कहीं नहीं गांव में चली जाती है। वहां पे जाती है और जाने के पास में वहीं पे अपना समय बिताती है। एक दिन का समय था जब मालदेव बैठा था, तो मालदेव को लगा रहे यार कहीं ना कहीं गलती अपन ने की है, इसके भागीदार भी अपन ही है। तो मालदेव के दरबार में एक बहुत तगड़ा कवि रहता था जिसका नाम था ईश्वरदास। ये ईश्वरदास जी को कहा कि यार ईश्वरदास जी आप एक काम कीजिए, आप जाकर क्यों ना उमादेव को ले आओ। तो ईश्वरदास जी ने कहा चलो ठीक है राव जी, मैं चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ईश्वरदास जी जाते हैं और कहते हैं उमादेव से कि देखो गलती मालदेव की थी, तो आपको वापस चलना चाहिए। उमादेव ने कहा रे यार दिल तोड़वा नाम की भी कोई चीज हो कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो टूट जाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गंठ कर जाए। मतलब दिल टूटवा नाम की भी कोई चीज हो यार। उस बंदे ने ऐसा किया तो मैं कैसे जाऊंगी, समाज मुझे क्या कहेगा कि देखो मुंह बुला के गई थी आज अच्छी आएगी। तो ईश्वरदास जी कहते हैं कौन कहते कैसे कैसे, आप जोधपुर की पटरानी हो, जो आपसे बच्चा होने वाला है वो जोधपुर का अगला राजकुमार होगा, अगला राज्य शासक होगा, तो आपको ऐसा कौन बोल सकता है। तो उमादेव ने कहा देख लेना ईश्वर, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगी वहां कभी। ईश्वरदास ने कहा कि ये गारंटी मेरी है, और स्वयं राव जी भी जैसे आदमियों के बीच में आपसे माफी मांगी क्योंकि गलती उन्होंने की है। तो उमादेव यहाँ से रवाना हो जाती है। अब बनने लगा कि जो बाकी वाली रानियां हैं बस सोचिए अगर उमादेव आ जाए तो आप टको बंद, फिर अपन क्या करेंगे। तो उन्होंने गई वहां पे एक और कवि थे बहुत तगड़े ज्ञानी, उनका नाम था आसानंद जी। आसानंद जी, वो आसानंद जी के पास में जाती और जाके बोलती कि आसानंद जी एक बात बताओ, क्या उमादेव का वापस आना ठीक थोड़ी है। आसानंद जी का नाम कतई नहीं, कैसे आ सकती उमादेव। तो उन रानियों ने कहा कि नहीं आज उमादेव आ रही है। आसानंद जी ने कहा कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ ऐसे कैसे आ जाएगी। जैसे आसानंद जी जाते हैं जोधपुर के बाहर रहते हैं, जैसे ही उमादेव की पालकी आती है और जोर जोर से दोहे बोलने कि मान रखे तो पीव तज और तज रख, मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तजमान, दो दो गेंद बांध दिया एक एक अंगूठा। मान रखे तो पीव तज, कि अगर तू अपनी इज्जत अपना सम्मान रखना चाहती है तो अपने पति के पास, और
मान अपना मान सम्मान रखना चाहती है तो अपने पति के पास होता, और अगर तो अपने पति को रखना चाहती है तो अपना मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जोधपुर के अंदर जो कहा जाता था कि एक राजा ने, जो सबसे बड़ा शासक था राव मालदेव ने गलती कर दी, जिस वजह से उमादेव उनको छोड़ के चली गई। जो आपका सम्मान है इन लोगों की नजरों में आज वो नहीं रहेगा। जिस प्रकार दो हाथियों को एक जगह नहीं बांधा जा सकता, वैसे सम्मान और पति आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप पति चाहिए तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और सम्मान चाहिए तो आपको पति नहीं मिलेगा। ऐसे करने पे भाई उमादेव का माथा था। उमादेव वहां से निकल गए और कहां पहुंच गई? तारागढ़ अजमेर। तो ये तारागढ़ अजमेर में रहने लगी। तारागढ़ अजमेर के बाद में जैसे शेरशाह सूरी का एक आक्रमण होता 1544 में, तब इसको खाली करवाया जाता और वहां से केवल राजसमंद चली जाती है। और वहीं पर किसके साथ, जो मालदेव था उसकी पकड़ी के साथ वो क्या हो जाती है, जोहर कर लेती है, वहीं पर सती कर लेती है। आगे जाते हैं, जैसे ये वापस चली जाती है तो एक दिन क्या मालदेव के पास थी भानुमति। तो इधर जैसलमेर वाली साइड में थोड़ी बीजलियां चमक रही, तो मालदेव पूछे क्यों है, पीहर की याद आती है। भानुमति बोली मारो बचपन बड़े बीते खेली कूदी, तो पीहर की याद तो क्यों न होना है। तो मालदेव ने कहा तो ठीक है फिर चली जा। भानुमति बोली अब मैंने भटक न जा दे, क्योंकि मैंने यहाँ उमादेव के साथ ऐसा किया तो कहेंगे कि तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, तो लोग वहां पर मुझे बुरा कहेंगे। जैसे ये बात मालदेव ने कहा कि मालदेव का उनकी इतनी औकात, उसने एक पत्र लिखा कि अगर देखो भाई भानुमति को किसी भी प्रकार का कोई भी आपने दुख दिया तो मैं आक्रमण कर दूंगा। अब जैसलमेर वालों की इतनी औकात कि वो कुछ बोल दे उसको। भानुमति वहां पे गई हुई थी। जो जैसलमेर का था एक राजकुमार था, उसके ऑलरेडी 3 रानियां थी, और इधर से भानुमति बेहद सुंदर थी। तो भाई को राजकुमार भानुमति के चारों तरफ बन रहा उनके चक्कर में फसलें शुरू हो गया। तो उन्होंने लगाया ये देखो अपनी ननद का घर खराब करके आई है, ये तो अपना भी जाने वाला है। तो उन्हीं रानियों में से बीच वाली रानी थी, वो कोटड़ा की थी। कोटड़ा ये बाड़मेर में एक गांव पड़ता है, वहां की थी। तो इसका भाई था और रानी का कि तू एक काम कर, तेरे भाई को बुला, उसका इलाज नहीं कर सकता। तो इन्होंने संदेश भिजवाया कि भाई आप यहाँ पे। जैसे शाम को गया, उसका नाम था बाघ सिंह कोटड़िया। क्या नाम था? बाघ सिंह कोटड़िया। जैसे इनके पास संदेश पहुंचाया, भागा आ गए। भागा आने के बाद में बोला कि मैं ना बता क्या। उसने कहा कि आप तो मेरे भाई हो, आपसे क्या छुपा सकते हैं, लेकिन जो ये महिला है ना, ये भानुमति, इसने हमारी ननद का भी दिल खराब कर दिया, और आपकी जीजाजी भी एकदम बॉर्डर लाइन पर ही है, मान लीजिए कभी भी ट्राई नहीं हो सकती है। बाबा ने कहा चल ठीक है बहन, तो एक काम करिए, जब मैं सुबह जाऊं तो मेरे तिलक काटने तुम मत। गाँव में रिवाज होता, जब भाई आता तो सुबह बहन जाती है, जब वो उसको विदाई देते हैं तो उस समय तिलक निकाला जाता है। अधिकतर ये अपने पश्चिमी राजस्थान उधर जाता होता है। तो कहा कि तू मत। इसने कहा कि ठीक है। जैसे ही बागा सुबह हुई, बागा जल्दी ना था, ना मुंह धोया ना कुछ किया, और निकल गया। जैसलमेर वाले पीछे पीछे भागे। अरे क्या हो गया, आप इतनी जल्दी जल्दी ना चाय दी ना मुंह धोया? बागा ने कहा मेरे काम है, मेरे को जाने दो, मेरे गांव में कुछ कांड हो गया, मेरे को उसको संभालना, आप मुझे यहाँ से जाने दो। तो कहते हैं कोई एक शानो आदमी भैया कोई बात को तो जाए, तो एक सीख तो देख तो जा। तो बोले हाँ जल्दी से हमारी बात ना खंदो, मां तक नोट भी खड़ो कर रही हो। अब जी भाग्य एक द्वारपाल जार बोलियो कि थारो भाई जाए तो तुम्हें सीख तो देते। अब मान कर बाबा की बात होई कि भाई का नहीं आना, तो बाबा बोले हल्दी मारना ही कोन हमारी ओडरी पर तो कोन कठिन पड़ी है, कोई सामान कठिन पड़ी हो तो पतो ही नहीं। तो पट है भानुमति ना तो एकदम बनना और तैयार बेटी। जैसे वो बोले अरे भानुमति तू करे नहीं, कोई तो काट रहा हो तो बाबा का तू कर। भानुमति बोली ठीक है, मां कर ले सी। भानुमति जैसे गए वो तिलक निकालने के लिए उसने हाथ खड़ा किया, बाबा ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बैठा और ले गया बाबा। अब देखो साहब, जैसलमेर से कोट लेकर जाते जाते बाबा को भानुमति को बाबा से बहुत तगड़ा प्रेम हो गया। जैसे ही प्रेम हो गया, दोनों ने शादी वादी कर ली। इस बात का पता चला मालदेव को। जैसे मालदेव को इस बात का पता चला, मालदेव चमक गया। मालदेव ने कहा बाबा क्या करें, तो जो इसके दरबारी थे उन्होंने कहा वो डाकू है,
एकदम दिल को डाकी राम टाइप को आदमी है। अगर वो भी नहीं सिंध की तरफ भागे और अपना हाथ नहीं रहे तो मैं कहीं किसी भी ये देखो राव जी की सेना मालदेव की सेना की इतनी बड़ी है और वो एक भागा को नहीं पकड़ पाई। और देखो हम इन लड़ाइयों के चक्रों में किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे। आपको करना है तो बोल मालदेव बोले थे कौन समझ रहे हमारे थे समझो। और हकीकत में देखा जाए तो जो बागा की वाल्मीकि की प्रेम कहानी थी वो बहुत तगड़ी प्रेम कहानी, राजस्थान की एकदम सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी माना जाता है। क्योंकि इनके बारे में कहा भी जाता है कि जहां तरवर्त मोरिया, जहां सरवर्त हंस, जहां बागा वहां बारमल और जहां दारू वहां मंस। कहा जाता है कि जहां तरवर्त जहां जहां पर पेड़ है वहां वहां पर पक्षी रहेंगे, जहां जहां पर सरवर है वहां वहां पर हंस रहेंगे, और जहां जहां पर दारू है वहां वहां पर मंस रहेगा यानी मांस रहेगा, और जहां जहां बागा है वहां वहां बारमल ही रहेगा। तो इनकी प्रेम कहानी बहुत जबरदस्त थी। मालदेव ने कहा कि रुको भाई एक बात बताओ, जिस दिन उमादेव वापस आ रही थी तो वो दोहे कौन बोल रहा था? तो आसानंद जी बोले कि साहब मैं बोल रहा था। आसानंद जी को कहा कि भाई जाओ और आप लेके आओ बारमली को। आसानंद जी बोले ठीक सर मौका। आसानंद जी जाते हैं कोटला की तरफ तो कहा जाता है कि बागा से 3 कोस आके उनको सामने से आए और आकर उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि तनी गड़ी तनी भाग। जो आसानंद जी हमारे घर आए उन्होंने स्वयं ने 3 कोस तक आसानंद जी की पालकी को उठाकर घर पे लाया। घर पे लाने के बाद में उनकी सेवा की, उनको पैर वेर दबाए, उनको साथ शिकारी विकार खिलाने ले जाता, सारे कार्य वो साथ में करवाता। जब जैसे दोनों शिकार करके शाम को 12 महीने अच्छे अच्छे पकवान बनाए खाए। जब आसानंद जी ने देखा कि बारहवीं बागा से कितनी और बागा बारहवीं से कितना प्रेम करता तो भाई आसानंद जी भी वही रह गए, वह भी वापस नहीं गए कि भाई आपका तो नहीं आ गया, आपका तो अठे। आखिरकार में बागा आसानंद जी इतने प्रभावित हो गए थे बागा से कि जब भी उनको हमेशा उनके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम रहता था, बागा बागा बागा। बागा की जैसे मृत्यु हुई तो बारमली भी उन्हीं के साथ सती हो जाती है और आसानंद जी पागल हो जाते हैं। ए चिल्लाता भरत बागा बागा। जब इनकी एक स्थिति आ जाती है इनके तन पर कपड़े तक नहीं होते तो अमरकोट का एक राणा हुआ करता था, उनका नाम तो उल्लेख नहीं मिलता लेकिन एक राणा था। तो कहा जाता कि उसी की शरण में ले जाए गए उनको, और वो राणा जो भी कोई भी कार्य है उसका आसानंद जी को पहुंचता। उन्हें कहा कि देखो यार ये इतना बड़ा विद्वान है, वो पागल हो गया तो आपको इसका टेक केयर करना चाहिए। तो अमरकोट का राजा था, उसने साथ रखा, 7 दिन के खाना खिलाता, साथ बोलता, लेकिन जब भी आसानंद जी उनके सामने बैठते और बस एक ही नाम देते, बागा 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 बागा। तो अब देखो कि आदमी के सामने कोई दूसरा आदमी को नाम ले तो भी ईगो हटो भाई, एटीट्यूड आ जाओ यार, आपना रेडियो आपा की सारी सेवा कर रहे हैं तो बागा को नाम लिखिए। तो इन्हें कहा कि बागा ऐसा था क्या, मेरे से भी तगड़ा था क्या बागा? तो आसानंद जी ने कहा तू मेरी जुत्ती की बराबर बागा बागा ही था। एक दिन क्या हुआ, अमरकोट वालों ने, जो अमरकोट का राणा था, उसने आसानंद जी के पोता था तो उस पोते को बुलाया और कहा कि अगर तेरा दादा पूरी एक रात अगर बागा का नाम नहीं लेता तो मैं तेरे को 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। अरे यार बात तो ठीक है, बेटा कोई बैंक में काम करेगा पोतो। तो पोतो बोले दादा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशन। उसे पता था कि मेरे दादा यानी 7-8 घंटे की रात होती है तो 7-8 लाख यानी 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के, तो 7-8 लाख सिक्के आ जाएंगे तो अपनी 7 के 7 जनरेशन निकल जाएगी। तो डोगरे ने कहा कि बेटा आई विल डू माय बेस्ट, अपनी पूरी ट्राई करता हूँ कि मैं बागा का नाम ना लूं। तो डोगरे ने क्या कर दिया, राम राम रटना शुरू कर दिया। अब भाई इसने 5-7 मिनट तो बोला राम 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 राम। बाद में रहा नहीं गया, डोगरे से बोलने लगा बागा तो आवन कोट रेगा तनी, जसिया फूल न जड़े बास न जासी बाग जी। यानी बागा तो तू ही था, तू तेरे का धनी था, तू ही था, तेरा जैसा कोई भी नहीं है। जिस प्रकार फूल जल जाते हैं उनकी बास न जाती ना,
तो वैसे ही बाबूजी तू मेरे लिए वैसा ही रहेगा। तो यह था अपना मालदेव, और ये मालदेव को माँ देखी और बारहमहीने की कहानी थी।